हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल समता एजुकेशन ट्रस्ट पे। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसे बेसल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी कहानियां बहुत हैं, लेकिन हम लोग डिस्कशन करेंगे शुरुआत से लेकर के कि जैसे हमने जब डिस्कस किया एनपीए के बारे में, कहा कि यह बहुत बड़ी समस्या के रूप में बैंकिंग सिस्टम के सामने बनकर के उभरा है। और इसी तरह से आखिर इस समस्या का निदान क्या है, या किस तरह से बैंकिंग सिस्टम को होने वाले रिस्क से बचाया जा सकता है, इन सभी के ऊपर बेसल नॉर्म्स हैं और इनकी चर्चा हम आज लोग करने वाले हैं। आईबीपीएस ऑनलाइन ट्रेनिंग 2020 का ये समता एजुकेशन ट्रस्ट का मॉड्यूल है, जिस पर आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं रिस्क पर। रिस्क क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जोखिम। जोखिम का मतलब यह होता है कि आने वाले भविष्य में किसी भी तरह की अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी। अगर बैंकों के लिए आने वाले भविष्य में इनकम के रिलेटेड कोई भी फेलियर उत्पन्न होने के चांसेस हैं, तो वो फ्यूचर अनसर्टेनिटी में गिना जाएगा। दैट इज विल बी कंसीडर्ड एज रिस्क। ये याद रखें। आगे बढ़कर के यदि हम देखें कि रिस्क के टाइप क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि अगर कोई पैसे को वापस ना कर पाए। अब देखिए, कल जब हमने बैंकों के बारे में डिस्कशन किया तो कहा कि जो बैंक होते हैं उनका काम है लोगों को उधार देना। यानी कि यहां पर जो भी कस्टमर है वो बैंकों से उधार लेता है, और बैंक जितना भी उसे एसेट उधार में देते हैं उसे ही रिस्क वेटेड एसेट कहा जाता है, क्योंकि इसी पर रिस्क है कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा। सो बेसिकली रिस्क वेटेड एसेट का मतलब एक ऐसा अमाउंट जो कि कस्टमर को लोन के फॉर्म में दे दिया गया है। अब बैंक उस पर यह आशा लगा करके रखता है कि इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट कस्टमर उसे पे कर देगा। पर बात यह है कि हो सकता है कस्टमर की क्रेडिट अच्छी ना हो। जब कस्टमर की क्रेडिट अच्छी नहीं होती है, उस टाइम पर जो उधार करता है, उधार करता यानी कि कस्टमर, वो क्रेडिट अच्छी ना होने पर जब बैंकों को पैसे वापस नहीं करता, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क बनता है बैंकों के लिए। और इसी को कल हम लोग विलफुल डिफॉल्टिंग भी कह रहे थे। तो विलफुल डिफॉल्टर्स ही बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट रिस्क लेकर के आते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर फेलियर और फेलियर ऑफ इंटरनल प्रोसेस इन बैंक्स। यानी बैंकों के जो भी ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशंस आप मैक्सिमम देखते होंगे कि सारे के सारे अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के थ्रू चलते हैं। अगर सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम बैंकों को आता है, जिनमें उनकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी कम हो जाती है, तो इस तरह के रिस्क को हम ऑपरेशनल रिस्क में कंसीडर करते हैं। और इसके बाद तीसरे तरह का रिस्क है जिसे हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। मार्केट में मूवमेंट्स के हिसाब से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी बैंक के जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स डाउन हो जाएं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैंक के शेयर की वैल्यू बहुत कम हो जाए। इस समय पर जो बैंकों को रिस्क होता है वो मार्केट रिस्क होता है। ये अब एज्यूम करिए या फिर मान लीजिए कि एसबीआई के शेयर 50 पॉइंट से नीचे चले गए, तो ये एक तरह का एसबीआई को रिस्क है, क्योंकि जितने भी लोग इन्वेस्ट करके एसबीआई में बैठे होते हैं वो एक तरह से एसबीआई के इन्वेस्टर्स हैं। उन इन्वेस्टर्स को रिस्क होता है जब भी उनके पैसे डूबने वाले होते हैं। तो मार्केट मूवमेंट से जब भी बैंकों को किसी भी तरह का रिस्क जनरेट होता है, उसे हम मार्केट रिस्क की कैटेगरी में रखते हैं। और बैंकों के जो शेयर या उनके प्राइसेस डाउन होते हैं, दैट इज कंसिडर्ड अंडर मार्केट रिस्क। इसके साथ साथ चौथा रिस्क है जिसे हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, किन्हीं न किसी बाहरी कारणों की वजह से होता है। सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट रिस्क भी कहा जा सकता है, या इसे नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क भी कह सकते हैं। नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क का मतलब यह हुआ कि ऐसा रिस्क जो कि बैंकों के कंट्रोल के बियॉन्ड है, जैसे मैनेजमेंट, एम्प्लॉय की स्ट्राइक हो जाना, मार्केट में फ्लक्चुएशन हो जाना, गवर्नमेंट का स्टेबल ना होना, पॉलिसीज का चेंज हो जाना, बैंकों में फ्रॉड हो जाना। ये सब ऐसे रिस्क हैं जो बैंकिंग सिस्टम को आते हैं, लेकिन इन पर बैंकों का कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए ये सिस्टमैटिक रिस्क की कैटेगरी में रखे जाते हैं। These risks are basically unpredictable and cannot be completely avoided. That's why banks have also to
keep themselves prepared for the kind of systematic risks that cannot be completely avoided। तो अप्रत्याशित रूप से आने वाले किसी भी तरह के जोखिम से पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता, और बैंकों में धोखाधड़ी, सरकार की गैर स्थिरता, बाजार में उतार चढ़ाव, प्रबंधन में खराबी, कर्मचारियों की हड़ताल, इस तरह के कारणों से बैंक्स बच भी नहीं सकते, इसलिए इसे अपने पॉकेट कंसिडरेशन में रखना ही चाहिए। देन बिजनेस रिस्क की बात आती है। बिजनेस रिस्क का मतलब यह होता है कि बैंकों की इनेबिलिटी कि वो प्रॉफिट अपने टारगेट लेवल से कम जनरेट कर पाए। देखिए, अगर बैंक ऑलरेडी इतने एबल नहीं है कि वो अपने टारगेट लेवल से ऊपर जा पाए, तो डेफिनेटली ये बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है, बिकॉज बैंक्स जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट को सोच करके चलते हैं कि कुछ एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उन्हें ईयरली, बाई मंथली, ट्राई मंथली या 6 मंथ्स में कमाना है। अगर वो हाफ ईयरली, ट्राई मंथली, बाई मंथली या ईयरली में इन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए एक काइंड का बिजनेस रिस्क हो गया, जो कि बैंक्स अपना बिजनेस करने में फेल हो रहे हैं। रेप्यूटेशन रिस्क की जब भी हम चर्चा करते हैं, रेप्यूटेशन रिस्क हमेशा बैंकों को नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन से आता है, स्पेशली जब भी कोई बड़ा फ्रॉड हो जाए, कोई स्कैम घोटाला हो जाए, या बैंक को ऑपरेशनल रिस्क कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बहुत बड़ा घोटाला हो जाए किसी बैंक द्वारा, तो उस बैंक का नाम खराब हो जाता है, लोगों में उसका ट्रस्ट लूज हो जाता है, जिसकी वजह से लोग उस पर भरोसा नहीं करते। सेकेंड थिंग ये भी हो सकती है कि बैंकों का अगर ऑपरेशनल रिस्क हैंडल करने का तरीका सही नहीं है, बैंकों की इंटर ब्रांच कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, उनके इंटर एम्प्लॉयज कनेक्शंस बढ़िया नहीं है, वो कोर बैंकिंग सर्विस को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पा रहे, उनके ट्रांसफर्स की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पा रही, और जो उनका इंटरनल मैनेजमेंट है वो खराब है, तो उस टाइम पे रेप्यूटेशन रिस्क होता है। और ये रेप्यूटेशन रिस्क नकारात्मक जनमत होने की वजह से होता है, यानी समझ सकते हो आप नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन। अब जैसे लोन की रीपेमेंट ना हो पाना, बहुत बड़े कर्जे में फंसना, एनपीए का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, अगर इस तरह की चीजें कोई भी किसी बैंक के बारे में सुनता है तो उस पर अपना ट्रस्ट खत्म कर देता है। तो कुल मिला के आप यूं समझ सकते हो कि किसी के क्रेडिट लॉस हो जाना और बिजनेस लॉस हो जाना, अगर ये दोनों लॉस होते हैं तो रेप्यूटेशन लॉस होता है बैंक के लिए, और यही रेप्यूटेशन लॉस कहीं ना कहीं रेप्यूटेशन रिस्क के रूप में जाना जाता है। तो रेप्यूटेशन लॉस for bank is considered as the reputation risk for bank. So these are the different kind of risks that the banking system have to go through, और वो इनको बिना कंसिडर चल भी नहीं सकते। इसमें एक और रिस्क है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हुए आए हैं, वो है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क का मतलब ये कि कई बार ऐसा होता है कि बैंकों को क्रेडिट रिस्क हो जाता है, यानी सामने वाला कोई भी कस्टमर जब पैसे वापस नहीं करता तो उन्हें किसी लीगल प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है, और लीगल प्रोसेस के सहारे ही उसे बेच सकते हैं या उसके रखे हुए मॉर्टगेज को लिक्विडेट कर सकते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पर उसे समन कर सकते हैं, या उसके भी जो भी सिक्योरिटीज रखी हुई हैं उन सिक्योरिटीज का ऑक्शन कर सकते हैं। अगर बैंकों को किसी लीगल तरीके से जाना पड़े तो वो बैंकों का एक अलग से एंगेजमेंट है जो एक प्रॉपरली फील्ड में हो जाता है, और बैंक्स इसमें भी परेशान होते हैं। तो बैंकों को अगर इस बात से भी परेशानी होती है कि उन्हें लीगली किसी प्रोसेस से जाना पड़ रहा है, जिस लोन को उन्होंने आराम से किसी व्यक्ति को दिया था और सोचा था कि आराम से 10 साल के अंदर ही वापस कर देगा, उसकी रिकवरी के लिए अब लीगल तरीके से अगर बैंक को जुडिशरी के पास जाना पड़े या गवर्नमेंट के पास जाना पड़े या किसी भी कानून का सहारा लेना पड़े, तो वो बैंकों के लिए एक तरह का लीगल रिस्क है। अब इसके बाद एक और रिस्क को हम कंसिडर करके चलते हैं, लिक्विडिटी रिस्क को, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश रिस्क कहते हैं इसे। अगर मान लीजिए एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बैंकों को डर लगने लगता है किसी को भी लोन या क्रेडिट देने से। अब अगर ऐसा होगा तो मार्केट में अपने आप मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, मनी फ्लो कम होगा, और अगर मनी फ्लो कम हुआ तो अपने आप लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी के बारे में आपको मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर में काफी डिटेल में समझाया था, तो यहां पर इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। होप आप सब जानते ही हैं कि लिक्विडिटी के कम होने से हमेशा मार्केट में टाइट लिक्विडिटी वाली कंडीशन बनती है, विच इज अ चोकिंग काइंड ऑफ कंडीशन कॉल्ड डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन लाइक सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, वरना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस से रिफ्लेशन के मेजर्स लेने पड़ेंगे, और रिफ्लेटरी मेजर्स जितने भी होते हैं वो सभी मार्केट में मनी को इन्फ्यूज करने के लिए स्टेप्स उठा करके लिए जाते हैं। हाउएवर ये बातें तो हुई रिस्क के बारे में कि इतने डिफरेंट तरह के रिस्क हैं,
उन रिस्क को बैंकिंग सिस्टम झेलता है। पर अब बात करते हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में कि आखिर कैसे इन रिस्क को, इन जोखिमों को कम करने के लिए बेसल नॉर्म काम करता आ रहा है। बेसल बेसिकली एक शहर है स्विट्जरलैंड का। बेसल एक ऐसा शहर है जो बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है स्विट्जरलैंड पूरी की पूरी कंट्री बहुत खूबसूरत है। अब बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स हर तरह के बोरोवर्स, उधार लेने वालों को और जितने भी उनके लेंडर्स जो बैंकिंग सिस्टम वाले होते हैं, वो हमेशा एक रिस्क पर उन्हें पैसे देते हैं और वो रिस्क है क्रेडिट रिस्क का। ठीक है, वो डिपॉजिट लेंड करते हैं दूसरे पब्लिक का। मतलब कहने का सीधे सीधे कि अगर आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है तो उस बैंक में आपने जितने भी अमाउंट रखे हैं उन्हीं अमाउंट का यूज बैंकिंग सिस्टम किसी और को उधार देने में करता है। उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है इंटरेस्ट के रूप में, आपको कम इंटरेस्ट देता है आपके फायदे के रूप में, और यही जो बीच की इनकम होती है वो बैंकों की इनकम कही जाती है। अब अगर मान लें कि डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक को वो किसी दूसरे को दे दें और साथ ही साथ मार्केट इक्विटी और डेट से जितना भी मनी रेज किया गया है उन सभी मनी रेज किए हुए पैसों को वो किसी और बोरोवर को दे दें, उधारकर्ता को दे दें, तो अपने आप अगर वो पैसे वापस ना दे तो बैंकों को क्रेडिट रिस्क होता है और बैंकों को वो भरपाई अपने पास से करनी पड़ती है। जैसा कि हमने प्रोविजनिंग में भी बताया था आपको, एनपीए में प्रोविजनिंग जब की जाती है तो प्रोविजन अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे डालने की जो प्रोसेस है वो बैंकों द्वारा ही की जाती है और उसमें कभी किसी कस्टमर के एनडीटीएल को टच ना करते हुए बैंकों को अपने प्रॉफिट में से प्रोविजन अकाउंट में पैसे डालने पड़ते हैं। बेसल कमेटी ने आखिर ऐसा क्या करा कि ये रिस्क को मैनेज करने की बात करते हैं। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बेसल नॉर्म्स बनाए थे ताकि बैंक्स रिस्क को टैकल कर सकें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसल है क्या। बेसल एक शहर है स्विट्जरलैंड का जो कि हेडक्वार्टर्स भी है बीआईएस, ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बीआईएस का। और इसका काम यह है कि सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स के बीच में फिनेंशियल स्टेबिलिटी और बैंकिंग के कॉमन स्टैंडर्ड्स को लेकर के एक कॉमन गोल पे काम करना। अगर रेगुलेटरी नॉर्म्स सेम होंगे बैंकों के, अगर उनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम प्रॉस्पर करेगा और उस प्रॉस्पेरिटी में लोगों को और देश की इकोनॉमी को, दोनों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। हर 2 महीने में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट या ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की मीटिंग होती है और इसमें सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर शामिल होते हैं, सीनियर ऑफिशियल शामिल होते हैं और इनके शामिल होने के बाद बैंकिंग सिस्टम में हो रहे जो भी इस समय करंट रिस्क हैं या जो भी बैंकिंग सिस्टम में नई चीजें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। पर बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बीआईएस का एक भाग है। बीआईएस की स्थापना हुई थी 17 मई 1930 को। अब देखें 17 मई 1930 को इसकी स्थापना हुई थी। आज लगभग 60 देश इसके मेंबर्स हैं, यानी 60 मेंबर कंट्रीज आर देयर इन दी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और ये 60 मेंबर्स मिलकर के पूरे विश्व की लगभग 95% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब भी हमारे यहाँ से आरबीआई के गवर्नर जाते हैं वो भी हमेशा अपने पॉइंट्स पुट करते हैं और वहां पर जो भी दूसरे देशों के आए हुए सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर अपने पॉइंट्स पुट करते हैं उनमें से भी कुछ बेहतर क्रक्स निकाल करके इंडिया की बैंकिंग सिस्टम के लिए लाते हैं। यही बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का काम है। आगे बढ़ करके हम ये समझते हैं कि बेसल की जो गाइडलाइन है वो बेसिकली एक तरह का बहुत ही बड़ा सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड है जो कि सेंट्रल बैंक्स मिल करके और बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन मिल करके इसे चालू करते हैं। पर इनमें एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एक पॉइंट आपसे हमेशा डिस्कस किया जाएगा जिसे कहा जाता है कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। इसे कहा जाता है CAR और या आप इसे कह सकते हो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। तो रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो मैंने कहा ही है आपको कि रिस्क वेटेड एसेट वो पैसे हैं जो कोई भी बैंक किसी कस्टमर को लोन में देता है और इसे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे CRAR। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो को अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक तरह का ऐसा रेशियो है जहां पे बैंकों को कुछ अमाउंट अपने पास रखना होता है और कुछ अमाउंट रखने के बाद ही वो दूसरों को उधार दे सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो
का मतलब कि यहां पर जो मनी है वो मनी अपने पास रिजर्व रखा जाएगा, और मनी रिजर्व का जो परसेंटेज होगा, ये कैपिटल का जो परसेंटेज होगा, दैट विल बी ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, और रिस्क वेटेड एसेट्स का जो भी कैपिटल परसेंटेज है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको परसेंटेज की वैल्यू मिलेगी। और ये जो रिजर्व्ड कैपिटल है, इस रिजर्व्ड कैपिटल में टायर 1 और टायर 2 कैपिटल भी रखे जाते हैं। टायर 1 और टायर 2 कैपिटल का मतलब समझिएगा कि बैंकों के पास जो भी इक्विटी का पैसा है वो टायर 1 और जो भी डेट का पैसा है वो टायर 2 में रखा जाता है। यानी कि शेयर के थ्रू टायर 1 में और बॉन्ड और डिबेंचर के थ्रू टायर 2 में रखे जाने वाला अमाउंट है ये। तो मनी रिजर्व्ड कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100, ये निकल आता है आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये परसेंटेज में निकलता है आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए, बेसल में सेट ऑफ एग्रीमेंट हैं जो बीसीबीएस यानी कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बनाए हैं। ये रिस्क पर फोकस करते हैं बैंकों के, और फिनेंशियल सिस्टम को बेसल अकॉर्ड के हिसाब से पूरी तरीके से ये मैनेज करते हैं। अकॉर्ड का पर्पस क्या है? अकॉर्ड का पर्पस ये है कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या जो भी कैपिटल ऑन अकाउंट वाले सारे के सारे अकाउंट्स हैं उन सभी को इंश्योर करवाया जाए कि उनकी जो लिक्विडिटी है, उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं या जो उनकी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको वो रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको झटका लगे तो उस झटके को आप रिकवर कर सकते हो। दैट इज द गोल ऑफ बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। वित्तीय संस्थानों के पास दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए और अप्रत्याशित नुकसान को झेलने के लिए भी पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। इसी सिस्टम पर बैंकिंग सिस्टम काम करता है। हाउएवर, अब बात करते हैं बेसल नॉर्म 1 की। बेसल नॉर्म 1 जब शुरू में आया तो इसने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया जिसका नाम है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और इसने फिक्स कर दिया कि CAR होगा 8%। यानी कि जब भी कोई बैंक किसी भी कस्टमर को लोन देगा, एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ने मान लीजिए 10 लाख रुपए का किसी को लोन दिया, तो इसका 8% यानी कि 80,000 रुपए बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे, और ये बैंक अपने प्रॉफिट में से अपने पास रखेगा, ना कि किसी कस्टमर का NDTL। तो याद रखें, बैंकों को सबसे पहले तो ये पास में रिजर्व रखने की बात कही गई और उसके बाद 10 लाख रुपए उधार देने की बात कही गई। तो यानी अगर कोई भी बैंक, अब आप देख सकते हो कि अगर कोई बैंक है उसके पास 10.8 ये जो पूरा का पूरा लाख रुपीज हैं, तो 10.8 लाख रुपीज में ही वो किसी को लोन दे सकता है 10 लाख रुपए का, वरना तो 80,000 अगर उसके पास रखने को नहीं है तो वो किसी को 10 लाख रुपए का लोन नहीं दे सकता। ये ऑलमोस्ट क्रेडिट रिस्क पे फोकस करता है कि आपके पास तब पैसे हैं जब आपके पास पैसे ना आए, आपने 80,000 रुपए अपने पास रखे हैं। कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट्स फॉर बैंक्स एंड द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स की गई थी 8% पे ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, यानी 8% ऑफ RWA। टोटल लोन का 8% बैंक्स अपने पास सुरक्षित रखेंगे। 1988 में ये नियम बनकर के आया, 1992 में इसे पूरे विश्व ने अप्लाई किया, 1999 में इसे भारत ने के भी अप्लाई किया था, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी भारत की बैंकिंग सिस्टम में इसे इंट्रोड्यूस किया था। पर इसके बाद जब हम चर्चा करते हैं बेसल 2 की, तो बेसल 2 की जो गाइडलाइंस हैं ये भी BCBS द्वारा पब्लिश की गई, और ऐसा कहा जाता था कि बेसल 1 में जिन जिन रिस्क पे फोकस नहीं किया गया है, अब उन रिस्क पर फोकस करते हुए उसे और बेहतर बनाया जाएगा या उसका सुधारित संस्करण आपके सामने लाकर रखा जाएगा। 3 पैरामीटर्स थे, जिन 3 पैरामीटर्स पे ये गाइडलाइंस यानी कि ये मापदंडों पे दिशा निर्देश आधारित थे, और वो जो 3 पैरामीटर्स हैं उनमें सबसे पहला पैरामीटर है बैंकों को मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी है 8%। दूसरा ये था कि बैंकों को इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक डेवलप करना है ताकि वो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट दोनों सभी अच्छे तरीके से कर पाएं। और तीसरा, बैंक्स को उनके जितने भी रिस्क हैं उन्हें RBI को डिस्क्लोज करना ही है, यानी कि जितने भारत में बैंक्स काम कर रहे हैं वो अपने जोखिम का अनिवार्य रूप से खुलासा RBI के सामने करें। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ छिपा करके बैठे किसी चीज को। नाउ द एग्जांपल सेज कि अगर
आपके पास तीन तरीके के रिस्क हैं, जिन तीन तरीके के रिस्क को हमने सबसे पहले पढ़ा। उसमें से सबसे पहला था क्रेडिट रिस्क, दूसरा था ऑपरेशनल रिस्क और तीसरा था मार्केट रिस्क। यानी ये जो तीन रिस्क हैं, इन्हीं तीन रिस्क पर फोकस किया गया था। तो बेसल 2 में भी जो फोकस किया गया वो सिर्फ और सिर्फ तीन ही रिस्क पर फोकस किया गया, बाकी सारे रिस्क पर फोकस नहीं किया गया था। ये इसका ड्रॉबैक रहा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये देखा कि ये पॉलिसी सबसे पहले आई 2003 में और इसे फाइनली इंप्लीमेंट कर गया था 2006 में। तो 2006 में बेसल नॉर्म सेकंड वाले पूरे विश्व में लागू कर दिए गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे 2009 में लागू किया। आरबीआई ने जब इसे 9 में लागू किया तो आरबीआई बैंकों को कैमल्स रेटिंग के हिसाब से, याद रखिएगा, कैमल्स रेटिंग के हिसाब से आरबीआई बैंकों को एग्जामिन करता था। इसमें कैमल्स का मतलब अगर आप देखना शुरू करें कैमल्स रेटिंग के थ्रू, तो सबसे पहले CAMEL और S। अब देखिए C का मतलब है कैपिटल एडेक्वेसी से, यानी जो भी बैंक्स हैं वो बैंक्स की कैपिटल एडेक्वेसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेक करेगा। उनके अगेंस्ट जो भी एसेट या सिक्योरिटी रखी गई है उसकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा। जो मैनेजमेंट है बैंकों का, उस मैनेजमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करेगा। अर्निंग्स जो भी ये बैंक्स कमा रहे हैं उन अर्निंग्स पर भी आरबीआई की नजर होगी। लिक्विडिटी अगर मार्केट में इफेक्ट होती है, यानी कैश का फ्लो अगर मार्केट में किसी भी तरह से इफेक्ट होता है तो ये बैंकों की पूरी जिम्मेदारी होगी। और एस का मतलब है सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट रिस्क से जो सेंसिटिविटी है उसको सेंस करके और बैंकिंग सिस्टम को इस बारे में आगाह करना ताकि वो आने वाले मार्केट रिस्क से अपने आप को बचा सकें। तो ये अगर बेसल 2 को आप देखने जाते हो तो बेसल 2 के तीन पिलर्स हैं, जिन तीन पिलर्स में पहला पिलर, दूसरा पिलर और तीसरा पिलर है। पहला पिलर जो है वो है मार्केट रिस्क से बचने के लिए, दैट इज मार्केट रिक्वायरमेंट, याद रखिएगा। दूसरा है वो कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो बनाने के लिए है, दैट इज मिनिमम कैपिटल एडेक्वेसी, ये होनी ही चाहिए। और तीसरा जो है उसे सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के नाम से समझ सकते हैं। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस ने ऑपरेशनल रिस्क को मिनिमाइज करने की बात कही। मिनिमम कैपिटल एडेक्वेसी ने, जैसा कि हमने पढ़ा, क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज करने की बात कही। और मार्केट रेगुलेशन ने कहीं ना कहीं मार्केट रिस्क को भी मिनिमाइज करने की बात कही। तो इस तरह से जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी किसी बैंक को कैमल्स रेटिंग पर रखता था, उस हिसाब से कैपिटल एडेक्वेसी, एसेट्स क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी और सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, ये 6 पैरामीटर्स थे जिन 6 पैरामीटर्स पे बैंकों को प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता था, उनको ऑब्जर्व किया जाता था और उनकी सुपरवाइजरी की जाती थी। लेटर इन तीनों पिलर्स में बहुत सारे रिस्क ऐसे थे जो मैनेज नहीं हो पा रहे थे और उनको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने हमारे यहां पे ऑलरेडी बहुत सारे मेजर्स लिए। पर बेसल कमेटी ने यह सोचना शुरू किया कि बेसल कमेटी के हिसाब से उन और भी रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। यानी 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब यूएस में रिसेशन आ गया था, तो बेसल 2 को ही जिम्मेदार ठहराया था यूएस ने कि इसी की वजह से रिसेशन आया है। तो बेसल कमेटी ने उसे रिवाइव किया और रिवाइव करने के बाद बेसल 3 इंट्रोड्यूस कर दिया। बेसल 3 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था और फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 का था उसे कहीं ना कहीं इंप्रूव्ड तरीके से बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ये अकॉर्ड जो है ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट से डील करता है बैंकिंग सेक्टर के, और न सिर्फ के 3 रिस्क बल्कि बहुत सारे रिस्क पर यह फोकस करता है। ये याद रखिएगा, बेसल 3 एक तरह का ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है जो कि बैंक की कैपिटल एडेक्वेसी, उनकी स्ट्रेस टेस्टिंग, उनकी मार्केट लिक्विडिटी रिस्क को प्रॉपरली एग्जामिन करता है, ऑब्जर्व करता है। और बेसल 3 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी को शॉक एब्जॉर्प्शन की तकनीक सिखाई जाए। जो भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है, उस इकोनॉमिक स्ट्रेस से अगर किसी तरह का शॉक उन्हें लगता है तो दे मस्ट बी एबल टू अब्जॉर्ब इट वॉट एवर द सोर्स ऑफ द शॉक इज। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस को इंप्रूव करने की बात कही गई। और तीसरा,
बैंकों की ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई, उन्हें मजबूत करने की। तो बैंकों की जितनी पारदर्शिता है, जो बैंक खुलासा करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने, अपने पूरे गवर्नेंस का या अपने पूरे प्रशासन का, उसे मजबूत करना था, जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना था, प्रशासन में सुधार लेना था और वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले झटके को अवशोषित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना था। ये बेसिक काम थे, जिन बेसिक कामों को बेसल 3 के अंतर्गत किया गया। और बेसल 3 जब आया तो बेसल 3 ने चीजें भारत में कुछ अलग तरीके से इंट्रोड्यूस की। अब देखिए, जब भी हम बेसल 1 की बात करते हैं तो बेसल 1 आया था 1992 में, भारत ने इसे 1999 में अडॉप्ट किया। उसके बाद 2000 में बेसल 2 फॉर्मेशन होने लगा था, 2006 में बेसल 2 आया और आरबीआई ने इसे अडॉप्ट किया 2009 में। यानी कि लगभग आप यूं समझ सकते हो कि जब बेसल 3 पूरे वर्ल्ड में आया तो बेसल 3 के आने के टाइम पर 2010 में भारत सिर्फ 2009 में बेसल 2 को ही अडॉप्ट कर पाया था और भारत अब तक बेसल 3 को अडॉप्ट नहीं कर पाया है। यानी कि सोचिए कि जब जब कोई नया बेसल बन रहा होता है तब तब भारत इस बेसल सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा होता है। 2000 में बेसल 2 ऑलमोस्ट फॉर्मुलेट हो गया था, तो 2002 के एक साल पहले 1999 में इसे अडॉप्ट किया था इंडिया ने। 2010 में पूरा बेसल सिस्टम थर्ड फॉर्मुलेट हो गया था, 2009 में अडॉप्ट किया भारत ने बेसल 2 को। भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ ऐसा ही सिस्टम है। पर बेसल 3 के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखो, सबसे पहली बात है कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो की। बेसल 3 में कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो पहुंचा दिया गया है 9%। यानी कि भारत की बैंकिंग सिस्टम को जितने भी पैसे उनके पास हैं उसका 9% एक तरह से कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो में रखा पड़े। अब अंदाजा यह लगाया जाता है कि 2020 तक जो भारत है वो भारत में 120 लाख करोड़ रुपए लोन में दिए जा चुके होंगे। 2020 तक 120 लाख करोड़ रुपए लोन में दिए जा चुके होंगे। अब अगर आप ये परसेंटेज देखें तो दिस परसेंटेज अल्टीमेटली बिकम्स 10.8 लाख करोड़। यानी कि 120 लाख करोड़ रुपए का 10.8 लाख करोड़ रुपए 9% होता है। और ये बैंकों के लिए CAR है जो कि बैंकों को मेंटेन करना है, इंडियन बैंकों के लिए। अब इंडियन बैंकों को जो CAR मेंटेन करना है उसमें 10.8 लाख करोड़ रुपए में 9 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम के पास हैं। बैंकिंग सिस्टम ये कहता है हमारे पास 9 लाख करोड़ रुपए हैं, सिर्फ जरूरत है तो 1.8 लाख करोड़ रुपए की। अब देखिए, इस 1.8 लाख करोड़ में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक गवर्नमेंट की योजना है जिसे मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। इंद्रधनुष योजना के तहत 2016, 17, 18 और 19 में बैंकों में 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, 10,000 करोड़ और 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए गए। यानी कि भारत की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम को दिए अपनी तरफ से। एंड इसके साथ साथ दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही सरकार ने कि बाकी का जो 1.1 लाख करोड़ है उस 1.1 लाख करोड़ को आप डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कि अपने शेयर्स बेचिए, डिवेंचर्स बेचिए, बॉन्ड्स बेचिए और उसके बाद आप वो पैसा लेकर के आइए, स्पेशली शेयर्स बेच करके। ये डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी कि जो भी शेयर्स हैं उन शेयर्स को आप बेचिए और शेयर्स के थ्रू ये 1.1 लाख करोड़ रुपीस निकाल करके लाइए। देखिए, अगर ये पूरा हो जाता है तो सबसे पहले 2013 में ये बात कही गई थी कि 2013 में बैंकिंग सिस्टम इसे अडॉप्ट कर लेगा। फिर बात ये खिसक करके 2015 गई, फिर 2018 गई, फिर 2019 गई 31 मार्च, और उसके बाद अभी ये बात चल रही है कि 2021 तक बेसल 3 को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन तब तक मेरे ख्याल से बेसल 4 फॉर्मुलेट हो चुका होगा। तो कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये बात आप लोग समझ सकते हैं इसी एग्जाम्पल से। और दूसरी और खास बात मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो भारत में बेसल सिस्टम है वो बेसल सिस्टम जैसे ही 3 को अडॉप्ट किया जाएगा, इन रोड सिस्टम ला दिया जाएगा। इन रोड्स एक तरह का डायनेमिक रेटिंग सिस्टम है, जिस डायनेमिक रेटिंग सिस्टम से रिस्क को रिड्यूस किया जाएगा। सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि 8 रिस्क पर फोकस किया जाएगा
और जिन 8 रिस्क को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले क्रेडिट रिस्क तो है ही, दूसरा मार्केट रिस्क है वो है ही, तीसरा ऑपरेशनल रिस्क है, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। चौथा रिस्क जो है उस पर फोकस किया जाएगा और वो होगा लिक्विडिटी रिस्क। पांचवा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क, छठवां रिस्क है लीगल रिस्क, सातवां रिस्क है बिजनेस रिस्क और आठवां रिस्क है फॉरेक्स रिस्क। इन सभी रिस्क पर भी फोकस किया जाएगा, इन रिस्क को भी मिनिमाइज करने की बात कही जाएगी अलोंग विथ दीज 3 प्राइमरली रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन द लेंडिंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो इस तरह से बेसल 3 के हिसाब से इनरोड्स यानी कि रिस्क ओरिएंटेड एंड डायनेमिक रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इंडियन रिस्क ओरिएंटेड डायनेमिक रेटिंग सिस्टम के थ्रू इन 8 रिस्क पर फोकस किया जाएगा जिसे रिस्क मैट्रिक्स कहा जाता है। इन रिस्क मैट्रिक्स के थ्रू हम इन 8 रिस्क को मिनिमाइज करने की बात करेंगे। तो बेसिक ये सिस्टम है जहां पे बेसल का मतलब है रिस्क को मिनिमाइज करने की बातें, और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इनरोड्स काफी फंक्शन करता आ रहा है। और यदि ये अप्लाई हो जाता है, बेसल 3 हमारे यहां पर लागू होता है, तो इनरोड्स इसको काफी अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकता है। पर शायद अब बेसल 4 बनाने की तैयारी और इसके बाद बेसल 5 बनाने की तैयारी भी होने लगेगी। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स यही थे, हमने इसको डिटेल में पढ़ा। होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब पर आप इसे अपनी मोबाइल पर लिंक कॉपी करके दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।